बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम्स के लेक्चर 4 के अंदर इस वक्त हम लोग प्रेजेंट हैं। कंटेंट्स इसके हैं डेटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन, और उसके अंदर हम लोग एक चीज़ देखेंगे दैट इज़ टेबल्स को हम बनाते हैं किस तरीके से, यानी कि क्रिएटिंग अ टेबल। ओके, नाउ सबसे पहले टेबल्स को क्रिएट करने की डिस्क्रिप्शन से पहले हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं क्यूरीज के ऊपर, तो क्यूरीज के अंदर जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी कि हमने जितनी भी क्यूरीज जब इम्प्लीमेंट की है हमने ऐसे टेबल्स के ऊपर की हैं जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट था, यानी कि एक टेबल बना हुआ था ऑलरेडी, उसके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइंड थे और उन एट्रीब्यूट्स के रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज थी वो भी हमने उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर सेव की हुई थी। और उसके बाद हमने क्या किया था, डिफरेंट क्यूरीज के थ्रू डेटा को रिट्रीव किया था जो हमें चाहिए था। लेकिन हमने उस क्यूरीज के थ्रू ये नहीं अभी तक पढ़ा था कि अगर हमारे पास टेबल ही बना हुआ नहीं है तो हम उन क्यूरीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने एक टेबल को बनाना होता है डेटाबेस के अंदर। और उसको बनाने का मेथड क्या है, किस तरीके से हम टेबल बनाएंगे, टेबल का नेम किस तरीके से हमने रखना है, और उसके बाद हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और उनकी डेटा टाइप्स क्या रखनी है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग टेबल्स के अंदर। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। जब आपने एक नया टेबल बनाना है तो उसके लिए नीचे एक सिंटेक्स दिया हुआ है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंटेक्स यूज करते हैं, यानी कि कीवर्ड यूज करते हैं क्रिएट टेबल के नाम का, और उसके आगे हम कोई भी टेबल का नेम रख देते हैं जो हम ओरिजिनली डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम रखना चाहते हैं। सिंटेक्स के अंदर आप देखो, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा गया है क्रिएट टेबल। ये कीवर्ड है, ये हमें जब भी क्रिएट टेबल करना है, यानी कि टेबल जब बनाना है, हमें क्रिएट टेबल का कीवर्ड एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके आगे उन्होंने क्या किया है, टेबल अंडरस्कोर नेम। ये वो वाली टेबल नेम है जो आप किसी भी टेबल को क्रिएट करते हुए आप रख सकते हैं। जैसे जब हम स्टूडेंट का टेबल बनाते थे तो स्टूडेंट के टेबल की जो हेडिंग होती थी वो हम स्टूडेंट रख देते थे, यानी कि टेबल का नाम हम स्टूडेंट रख देते थे। इसी तरह से ऐसा टेबल जिसके अंदर एम्प्लॉय से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती थी, उस पर्टिकुलर टेबल का नाम हम एम्प्लॉय रख देते थे। इसी तरह से अगर किसी व्हीकल की डिस्क्रिप्शंस वगैरह होती थी किसी टेबल के अंदर, तो उस टेबल का नाम हम व्हीकल रख देते थे। तो यहाँ पे आपने जो भी टेबल बनाना है उसके लिए आपने क्या करना है, कीवर्ड यूज कर लेना है क्रिएट टेबल का, और उसके आगे आप जो टेबल का नाम रखना चाह रहे हैं आप वो रखते हैं। स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अब जब एक दफा हमने इतना सा काम कर लिया, इसका मतलब ये है कि अब अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो टेबल बनाना है उसका नेम फाइनलाइज किया है। उसके अंदर हमने कितने कॉलम्स रखने हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखने हैं और उन एट्रीब्यूट्स की डेटा टाइप क्या हो सकती है, ये हम साथ ही डिफाइन करेंगे। हमने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना है और हमने ब्रैकेट्स लगाने हैं। ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट लगेगा, और ओपनिंग ब्रैकेट के बिल्कुल आगे आपको नजर आ रहा होगा सिंटेक्स के अंदर लिखा हुआ है कॉलम 1, उसके बाद में स्पेस दी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है डेटा टाइप और उसके आगे कॉमा। कॉलम 1 के अंदर आपने क्या करना है, आपने पहला एट्रीब्यूट का नेम यहाँ पे लिख देना है जो आप टेबल के अंदर रखना चाहते हैं। जैसे जब हम स्टूडेंट का टेबल बनाते थे तो हम एट्रीब्यूट्स क्या करते थे, पहला एट्रीब्यूट हमारा आ जाता था रोल नंबर, सेकंड एट्रीब्यूट हमारा आ जाता था नेम, थर्ड एट्रीब्यूट स्टूडेंट का आ जाता था उसका एड्रेस। ये तीन हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि स्टूडेंट के टेबल में हम एट्रीब्यूट्स या कॉलम के नेम्स रखते होते थे। तो यहाँ पर जहाँ पे कॉलम 1 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे रोल नंबर, और डेटा टाइप के लिए हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन की गई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, हम वो रख देते हैं। इसी तरह से कॉलम 2 है, जब आप एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे तो आपने उसके आगे क्या करना है, कॉमा लगा देना और फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है। वहां पे आपने क्या करना है, कॉलम 2 यानी कि नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नेम आ जाएगा और उसकी डेटा टाइप आ जाएगी और उसके आगे अगेन कॉमा आ जाएगा। फिर थर्ड एट्रीब्यूट, फोर्थ एट्रीब्यूट एंड सो ऑन। जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं वो आपने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के सीक्वेंस से विद देयर डेटा टाइप और उसके आगे आपने कॉमा लगा देना है।
और लास्ट में जाके जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए, यानी कि आपने सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है। क्लोजिंग ब्रैकेट क्यों लगाना है? क्योंकि जब हम इन सारे एट्रीब्यूट्स के नेम लिखने लगे थे कॉलम वाइज, तो स्टार्ट में हमने एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाया था। उसी ओपनिंग ब्रैकेट को लास्ट में जब हम सारे एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, हमने उसको क्लोज कर देना है और लास्ट में हमने अपनी टर्मिनेशन स्टेटमेंट लगा देनी है, दैट इज सेमीकोलन। और सेमीकोलन हमने हर क्यूरी के बाद लगाया था। उसके बाद जो डेटा टाइप्स आती हैं वो कॉमनली हमारे पास कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कैरेक्टर। उसको लिखने का तरीका क्या है? आपने लिखना है चार, CHAR, और ब्रैकेट में आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है साइज। साइज ये बताता है कि आप जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ साथ आप ये डेटा टाइप लिख रहे हैं और उसके आगे साइज बता रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू इतनी लेंथ की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने लिखा नेम, और नेम के आगे मैंने उसकी डेटा टाइप बता दी कैरेक्टर, और ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 10। 10 का मतलब ये है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखना चाह रही हूँ एज अ वैल्यू, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 11 कैरेक्टर में लिखने की कोशिश करूंगी तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा या उसको ओमिट कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट डेटा टाइप आ जाती है वर्ड चार। वर्ड चार क्या होता है? हम ये यूज करते हैं, इट इज अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब अगेन ये भी कैरेक्टर स्ट्रिंग है, लेकिन ये वेरिएबल साइज की है। जो ऊपर थी कैरेक्टर साइज, उसकी लेंथ फिक्स थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमने ये साइज उसका 10 दिया है कि 10 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है, एंड यू आर ट्राइंग टू पुट 11th कैरेक्टर, तो वो उसको नहीं लेगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आप डेटा टाइप सिर्फ 4 यूज करते हैं या कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसकी लेंथ फिक्स होती है, आप उससे ज्यादा लेंथ को एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू 10 कैरेक्टर से लॉन्ग हो सकती है और उससे ज्यादा अगर आप वैल्यूज पुट करना चाहते हैं, तो हम फिक्स लेंथ यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम वर्ड चार यूज करते हैं। वर्ड चार का फायदा ये होता है कि ये वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग होती है, यानी कि अगर आपने साइज की जगह पे 10 लिख भी दिया है वर्ड चार के आगे, और आपका नेम अगर 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो जाता है, तो भी वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सीड कर देगा, यानी कि वो अलाउ करेगा 15 कैरेक्टर्स को। बाय डिफॉल्ट उसके 10 होंगे, लेकिन अगर किसी का नेम 10 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाता है तो वो उसको भी अलाउ करके लिखने की परमिशन दे देता है। फिर हमारे पास थर्ड डेटा टाइप आ जाती है नंबर की। नंबर हम किस लिए यूज करते हैं? हम डिजिट्स के लिए यूज करते हैं, और साइज के अंदर अगेन वही बात कि आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स लॉन्ग अलाउ करते हैं किसी वैल्यू को, वो इसका साइज आ जाता है। अगर आप 4 लिखते हैं तो आप 4 डिजिट्स लिख सकते हैं, अगर आप 5 लिखते हैं तो आप 5 डिजिट्स का नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आ जाता है डेट। डेट हम किस लिए यूज करते हैं? आपने किसी भी किस्म की अगर डेट मेंशन करनी है तो उसके लिए हम डेट डेटा टाइप को यूज कर लेते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है नंबर। नंबर आप यहाँ पे देखिए, हमने 2 नंबर देखी, एक हमने डेट से ऊपर वाला नंबर, उसमें सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी साइज। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, जहाँ पे हमने दिया हुआ लास्ट वाले में नंबर और ब्रैकेट में साइज कॉमा डी। साइज कॉमा डी क्या करता है? साइज तो अगेन वही बात आ गई कि आपके कितने नंबर लॉन्ग हो सकती है वैल्यू। डी शो करता है कि अगर इन केस आपके पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू आ जाती है या डेसिमल वैल्यू आ जाती है, तो पॉइंट्स के बाद आप कितनी वैल्यूज अलाउ करेंगे कि वो लिख सके, उसको हम डी के अंदर लिख देते हैं। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि साइज मेरे पास है 4.5, 4.2 कर लेते हैं हम। अगर 0.2 है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज को एक्सेप्ट करे। एग्जाम्पल आप देख लें, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कीवर्ड हमने यूज किया और उसके आगे EMP यानी कि एम्प्लॉय के नाम का एक टेबल क्रिएट किया। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्योंकि हमने लिखने हैं, तो एट्रीब्यूट्स लिखने का मेथड क्या था, हमने ब्रैकेट लगाना था और उसके आगे बारी बारी हमने एट्रीब्यूट्स देते जाना था विद देयर स्पेसिफिक डेटा टाइप एंड डेटा टाइप लेंथ। तो हमने क्या किया, पहला लिखा एम्प्लॉय नंबर और उसके आगे हमने उसकी डेटा टाइप बता दी कि हमें एम्प्लॉय नंबर डिजिट्स के अंदर चाहिए, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या डेटा टाइप असाइन कर दी, नंबर। और ब्रैकेट में 4 लिखने का मतलब ये है कि 4 क्या है आपके पास, इसकी लेंथ है या इस पर्टिकुलर डेटा टाइप
या उसकी वैल्यू की लेंथ आ जाती है। फिर हमने उसके बाद कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने का मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट हमने मेंशन कर दिया है। अब जब हमने नेक्स्ट एट्रीब्यूट नेक्स्ट कॉलम के लिए आइडेंटिफाई करना है तो हमने उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। और उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा ई नेम, यानी कि एट्रीब्यूट का नेम या कॉलम 2 का नेम हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया है, ई नेम कर दिया है। और उसके आगे वर्ड चार्ट 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में उसकी लेंथ हमने 30 बता दी है। अब ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नई है कि वर्ड चार्ट 2 हमने क्यों लिखा है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम पीछे जाएं इन डेटा टाइप्स के अंदर, यहाँ पे कैरेक्टर है और वर्ड चार है, यहाँ पे वर्ड चार 2 नहीं था। उसकी रीजन ये है कि डेटा टाइप्स होती हैं कॉमन, यानी कि ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती हैं, ये सारी लैंग्वेजेस के लिए होती हैं। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इस एग्जाम्पल को हमने स्पेसिफिकली रन करना है सीक्वल के ऊपर, एसक्यूएल के ऊपर। तो एसक्यूएल के अंदर वर्ड चार नहीं होता बल्कि डेटा टाइप वर्ड चार 2 होती है। इस वजह से वहां पर वर्ड चार था और यहाँ पे वर्ड चार 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 30 है। और 30 क्या है, ई नेम के अंदर जो आपने वैल्यू देनी है उसकी लेंथ 30 मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड चार यूज किया है तो इन केस अगर किसी एम्प्लॉय का नेम 30 लेंथ से ज्यादा होता है तो भी वो अलाउ है यहाँ पे, यानी कि एक्सेप्टेबल है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, कॉमा लगा दिया है और नेक्स्ट कॉलम 3 के लिए उन्होंने जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया है वो है जॉब। अगेन उसकी डेटा टाइप क्या बता दी है, वर्ड चार 2, और उसकी लेंथ उन्होंने बता दी है 15। फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए सैलरी है। सैलरी के लिए उन्होंने क्या किया है, नंबर बताया हुआ है। नंबर उन्होंने कहा है कि 7 डिजिट्स हो सकते हैं इसके अंदर, यानी कि 7 वैल्यूज हो सकती हैं। कॉमा के बाद 2 कि इन केस अगर वो वैल्यू पॉइंट्स में भी आती है तो पॉइंट के बाद आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को ले सकते हैं। और लास्ट में जो आखिरी एट्रीब्यूट है वो है डिपार्टमेंट नंबर, और उसकी डेटा टाइप उन्होंने क्या बता दी है, नंबर बता दी है और उसकी लेंथ बता दी है 4। अब क्योंकि यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो गए हैं, सारे कॉलम्स हमने मेंशन कर दिए हैं, तो लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे, वही क्लोजिंग ब्रैकेट जो एम्प्लॉय नंबर से पहले हमने ओपन किया था, और लास्ट में हमने लगा दिया सेमीकोलन। ये इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं कि सबसे पहले हमने पहले कॉलम के लिए यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय नंबर था, उसके बाद नेम था, फिर जॉब था, सैलरी था और डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर जो आपके सामने टेबल आएगा उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा जिस सीक्वेंस के अंदर आपने क्यूरी के अंदर क्रिएट टेबल किया था। यहाँ पे देखिए ऐसे ही किया उन्होंने, सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर था, फिर ई नेम आ गया, जॉब, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। उसके बाद आपके पास आगे कुछ क्यूरीज आएंगी जिसके थ्रू आप इस एम्प्टी टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।